और हमने दो बातें देख ली कि इक्विलिब्रियम दो तरीकों से होता है, या तो एडीएस बराबर कर लो या सेविंग इन्वेस्टमेंट से भी इक्वल करके भी वो डिराइव्ड अप्रोच है, तो भी हम देश की इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स आंटे सेविंग्स और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये नाम ही बस टेढ़े हैं, वैसे मतलब तो बड़ा ही सिंपल है। एक्स आंटे का मतलब होता है प्लान, जो हमने प्लान करा। यानी सेवर्स ने जो प्लान बनाया है सेविंग्स का। और दे आर प्लानिंग टू सेव। और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टर की बात करेंगे। इन्वेस्टर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। ऐसे ही एक्स पोस्ट का मतलब होता है हकीकत में क्या हुआ, एक्चुअल सिचुएशन। व्हाट सेवर्स एक्चुअली सेव। ऐसी एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इन्वेस्टर्स एक्चुअली इन्वेस्ट। अब इसमें एक बात मेन लिखनी है हमें, फॉर इक्विलिब्रियम। मैंने पहले भी तुमने ध्यान दिया हो, अगर जब भी इक्विलिब्रियम लिखा है ADAS साथ में प्लान्ड वर्ड लिखा है, यानी जो भी हम ये पढ़ रहे हैं पिछले टॉपिक्स में, ये सारा प्लान्ड है, यानी एक्स आंटे चीजों को पढ़ रहे हैं। तो फॉर इक्विलिब्रियम एक्स आंटे AD इज इक्वल टू एक्स आंटे AS, या हम बोलेंगे एक्स आंटे I इज इक्वल टू एक्स आंटे S। एक्चुअल को बराबर करने से इक्विलिब्रियम नहीं आता, कहीं क्वेश्चन बन जाए, कंफ्यूज हो जाओ तुम। एक्चुअल ADAS इक्वल होने से इक्विलिब्रियम नहीं आता, साइड में लिख लो। हम प्लान्ड चीजों को पढ़ते हैं, ये सारी प्लान्ड बातें। एक्चुअल को तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। अभी तुम 12th में हो, फाइनल एग्जाम होने हैं टर्म 2 के। एक्चुअल रिजल्ट तो हम अभी बता ही नहीं सकते अपना, कोई भी नहीं बता सकता एक्चुअल। तो देश में एक्चुअल में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा जब टाइम आएगा। पर प्लानिंग तो करते हैं। अब 3-4 दिन पहले बजट आया, सरकार ने पूरी एक्सांटे कहानी अपनी बताई है, क्या क्या हमारा प्लान है, एक्सांटे बातें करी है। हकीकत में तो कल को कोरोना का कोई डबल लेवल आ गया हो, कोई नया पंगा बढ़ गया हो, तो फिर कहानी बदल जाती है।
या 2020 में कोरोना आया था तब एक्स आंटे बजट में थोड़ा ना हमने लिखा हुआ था कोरोना के बारे में। तो एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है, पर प्लान अच्छे होने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए प्लान पे हम फॉलो भी करें, उस पर खड़े भी रहें जो हमने बनाया है प्लान। इसीलिए सारे इक्विलिब्रियम एक्स आंटे टॉपिक्स, मतलब प्लान टॉपिक, ADAS, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ऑल आर एक्स आंटे, मतलब प्लान। हकीकत नहीं बता सकते कभी से। तुम पढ़ रहे हो, ये इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, ये हम प्लान के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ये हमें नंबर लाने हैं। एक्चुअल तो देखेंगे तब की तब। पिछले साल वालों को तो पेपर नहीं हो, तो प्लान ये थोड़ा ना उन्होंने इसका प्लान नहीं बनाया हो। तो कोशिश सब करते हैं प्लान अच्छे हों और उसको फॉलो करें। बाकी हकीकत की टेंशन नहीं लेनी, वो तो जो होगा तब देखेंगे। चलो, एक ये टॉपिक था, आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बातें तो हमने पढ़ ली, ADAS, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। अब कुछ देश की प्रॉब्लम समझते हैं, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। बहुत सारे क्वेश्चनों पे वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि जो 12 नंबर सिलेबस में लिखा है वो सब इसी में से ही कुछ ना कुछ होगा का। और इससे तुम्हें थोड़ा इंडिया के बारे में और डिटेल समझ आएगी, क्या सरकारें कर रही हैं, हमारी क्यों कर रही हैं। ये सारी बातें देखो, बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, जब तक इकोनॉमिक्स को लाइफ से नहीं जोड़ोगे मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो फिर वो सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है फिर। और लाइफ से जोड़ोगे, लाइफ में फायदा समझ आएगा तो मजा आएगा, तो सिलेबस भी कुछ नहीं लगेगा और इजीली नंबर भी आएंगे, नॉलेज भी बढ़ेगी। पूरी लाइफ, सिर्फ 12th कॉलेज MBA तक की बात नहीं है, ये बातें पूरी लाइफ काम आने। कल को कहीं सर्कल में बंदा उठता बैठता, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, देश क्या है वो पता होना चाहिए सब हमें अपने आसपास। ये टॉपिक देश में हमारे बहुत कॉमन है। तो देखो क्या हो रहा है, और अभी हो सकता है थोड़ी सी हिंट दूं तो तुम थोड़ा अपने आप भी दिमाग चला के आंसर भी बना ले। डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम है। अब कोई चाहे तो बता भी सकता है मुझे आगे का आंसर सोच के कि डिमांड कम है तो प्रोडक्शन क्या करनी चाहिए, बताओ। कम। डिमांड कम है तो हम प्रोडक्शन, पहले सिंपल हिंदी लिखो, इंग्लिश की ज्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी है, तो हम प्रोडक्शन कम करेंगे। अब ये बताओ, प्रोडक्शन कम करनी है तो बंदे कितने लगाए हम? कम। कम। गवर्नमेंट, माल नहीं बनाना तो बंदे रख के टाइम पास मैं करूंगा नहीं, वेस्ट अपना पैसे भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, लेबर भी कम बन पड़ेगा। अब ये बताओ, देश में नौकरियां कम है, प्रोडक्शन कम है, तो कमाई क्या होगी देश की? वो भी कम होगी बहुत। तो बेकार हो गया, तो सब गड़बड़ ही होगी देश में पूरी। बस यही मेन बात है जिसको तुम्हें दिमाग में रखना, इस हिंदी को, कोई मुश्किल हिंदी नहीं है। ये सारा रफ रफ कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, रफ लिख लेना साइड में, थोड़ा सा और बचा है अभी रफ। मान लो एक लेबर 10 माल बनाती है, 2 20 3 30, और हमारे पास डॉट डॉट लगा दो, मैक्सिमम 10 लेबर है मान लो, तो बताओ मैक्सिमम माल कितना बन सकता है? 100। 100। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैक्सिमम लेवल है।
इसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। टेन लेबर्स। अब हर वक्त हम फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पे रह नहीं सकते। मान लो एक्चुअल डिमांड आज 30 की आई देश में, तो बताओ 30 की डिमांड आ रही है तो क्या हम 100 बना दें? नो सर। 30 बनाएंगे ना हम। यस सर। तो हम बंदे 3 लगाएंगे 10 लगा लें? 3। 3। बंदे हैं कितने इंडिया में हमारे इस वक्त? 10। 10। पर नौकरियां कितनी मिलेंगी? बस 3 को। 3 को। खाली घूम रही है देश में। 7। वजह क्या है इस खाली घूमने की? क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड। अब समझ आ गया कि इंडिया में क्या गड़बड़ चल रही है? ये इंडिया की गड़बड़ है, लिख नहीं सकते इंडिया की प्रॉब्लम। हमारे यहाँ डिमांड की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन माल चाहते तो 100 बना सकते हैं। हमारे देश के बिजनेसमैन 100 बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेबर तो क्या है बताओ, कम है या बहुत है? बहुत है। लेबर तो बहुत है। माल तो हम 100 बना लें, पर बिकना नहीं, इसलिए कम बनाते हैं, इसलिए बंदे भी कम ही रखते हैं। बताओ, इंडिया की कहानी समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब सरकार को फिर जो बजट बनाती है हमारी गवर्नमेंट, सरकारें, उनको क्या कोशिश करनी चाहिए कि देश में डिमांड बढ़े या घटे? बड़े। डिमांड बढ़ेगी तो फिर अपने आप माल ज्यादा बनेगा, तो बंदों को नौकरियां भी क्या मिलेंगी? ज्यादा। ज्यादा। इन बातों को डायग्राम से बुलवाना है। देखो डायग्राम कैसे ये बात बोल बनाओ, बड़ा डायग्राम बनाना, छोटा नहीं। बड़े डायग्राम बनाओ। नीचे आता है आउटपुट इनकम। एएस हमेशा 45 डिग्री होता है हमारा। मान लो हमने प्लान बनाया, ये प्लान कि ये हमारी डिमांड होगी ईडी, इसके आगे लिखो रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ये होगा हमारा। यस, हमने सोचा, अभी हम सोच रहे हैं एडीएस की ई पर टक्कर करवाएंगे और माल बनाएंगे एफ। एफ मतलब हो गया 100। ये सोचा हमने। अब बताओ, अगर 100 माल बनाना पड़ जाए तो नौकरियों की कोई टेंशन होगी अनएम्प्लॉयमेंट की? अगर 100 डिमांड आती तो नो सर। 100 का आउटपुट बनाएंगे, 10 लोगों को नौकरियां देंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। एफ का कोड वर्ड होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, साइड में लिख भी सकते हो। एफ वर्ड रिप्रेजेंट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो प्लान तो हमने बढ़िया बना लिया अपना, एफ पे आ गए। अब हकीकत में क्या गड़बड़ हो गई, पब्लिक ने क्या गड़बड़ कर दी? पब्लिक ने डिमांड बताओ क्या कर दी, ज्यादा कर दी या कम कर दी? कम कर दी। कम कर दी, 30 कर दी। ये जो रिक्वायर्ड डिमांड है ना, पब्लिक ने इससे थोड़ी नीचे कर दी डिमांड अपनी। तो एक पैरेलल में नीचे कर्व बना, ये है पब्लिक का एक्चुअल। इसको नाम दे देते हैं AD1 एक्चुअल। अब हमारे प्लान हो गए बर्बाद। हमने तो सोचा था ई पे टक्कर होगी एडीएस की, एफ माल बनाएंगे, टेंशन फ्री देश चलेगा। अब देखो क्या हाल हुआ। टक्कर ई पर तो हुई नहीं, टक्कर नीचे हो रही है, मान लो पी पर। और माल की डिमांड अब कितने की आ रही है? बस ए लिख के डबल, यानी 30 बोल दे, 30।
अब बताओ, डिमांड कम हुई, जो जो बातें मैंने पहले हिंदी में बोली थी ना, अब डायग्राम बोलेगा। बोलो, प्लान क्या बनाया था, एडीएस की टक्कर कहाँ होती, ई पे और माल क्या बनाती, 100F। एफ। बढ़िया होता, नौकरियां कितनी हो जाती है एफ पे, 100 पे, 10। फुल एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक ने डिमांड कर दी कम, ये ब्लू कलर वाली कर दी, और टक्कर एडीएस की कहाँ हो गई अब तो, नीचे ई पर हो गई। माल कितना अब तो बनाएंगे हम, बस 30। 30, यानी ओ, बस गड़बड़ हो गई। कितने लोग बर्बाद घूमेंगे, ये देखो। एएफ आउटपुट अब कम बनेगा या नहीं बनेगा, एएफ का गैप। यस सर। तो गैप जो है, ये एक टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है। आउटपुट में बोले तो 70 का गैप है, नौकरियों की सेंस में बोले तो ये 7 का गैप है। 7, क्योंकि 70 आउटपुट कम बन रहा है तो 7 नौकरियां कम हो रही। तो एएफ एक टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाने वाला लेवल हो गया। या हम ऐसे बोल सकते, माल बना तो सकते थे पर बना नहीं पाए, क्योंकि जरूरत नहीं। बताओ भी, डायग्राम में अगर किसी ने कुछ पूछना है तो, क्योंकि डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर हाँ जी बताओ। तो जिससे मैंने डायग्राम ड्रॉ करा तो मैंने ना इन दोनों में डिस्टेंस ज्यादा नहीं लिया, तो मेरे तो 30 और 100 बहुत क्लोज आ रहे हैं। ऐसा है ना, ये तो रफ वर्क है, यस सर। एयर में तो तुमने करना नहीं है। और तुम मान लो 8 और 80, ऐसे मान लो तुम, एक और 80 मान लो। ओके सर। बात तो ये कहने से है ना कि जितना बना सकते थे हम, उससे लेवल अपना एक्चुअल क्या रख रहे हैं माल का, कम। क्योंकि मजबूरी लिखता नहीं हमारा माल। ठीक है, ओके तो सर। 30 या 80 70 ये टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो रफ है। कोई ग्राफ पेपर तो है नहीं जो मैं नाप नाप के सब बनाऊंगा। ठीक है, तो हाँ जी सर। 30 100 लिखना भी नहीं है सब। तभी मैंने ओके। जनरल वर्ड्स लिखे हैं, ए मतलब एक्चुअल, एफ मतलब फुल। ठीक है। अब आ जाओ, इंग्लिश बनानी है, बस काम खत्म। हिंदी समझ आ गए, डायग्राम समझ गए, मेन काम तो हो गया। इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं होती, पर ये नहीं है कि इंग्लिश याद ही मत करो और छोड़ छाड़ दो सब। प्रॉपर वर्ड्स तो होते हैं हमारे। डेफिशिएंट डिमांड, सिचुएशन। अब जरा ध्यान से देखना, लैंग्वेज को मैं खोल के सिंपल हिंदी में दोबारा बोलता हूँ। एडी कितनी है, बताओ, डिमांड कितनी आई है हमारी, 30। और ये एस जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारी कैपेसिटी है, वो कितनी है। 100। ये वर्ड जरूर लिखना है, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस में बात करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम 100 की कैपेसिटी रखते हैं, पर डिमांड सिर्फ 100 की 30 की आ रही है। तो ये गड़बड़ सिचुएशन हो रही है, डेफिशिएंट डिमांड इसे। ये सब लिख लेना अपने समझने के लिए, 30 100 पेपर में नहीं, अभी सिर्फ लिखना। डेफिनेशन तो हो गई, अब थोड़ा डायग्राम को समझो। हमने तो क्या सोचा था, इक्विलिब्रियम होगा ई पर और बंदे हो जाएंगे एफ। क्या ये हकीकत में होगा ऐसा एफ लेवल, बताओ। नो सर। डिमांड इज ओनली फॉर ओ ए लेवल। वी विल प्रोड्यूस ओ ए लेवल।
So employment also OA लेवल, OA लेवल के हिसाब से बंदे रखूंगा, F लेवल के हिसाब से फिर OA F माल होता तो F एम्प्लॉयमेंट होती। अब माल भी A लेवल का है तो नौकरियां भी A लेवल की। अब लिखो AF इज इक्वल टू इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। AF गैप का जो रेशियो आ रहा है AF, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जबरदस्ती लोगों को निकाला जाएगा नौकरी। लोग काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम मिलेगा नहीं। और डिमांड अगर और कम होती गई तो लोगों को निकाला भी जाएगा। तो अब बताओ क्या कनेक्शन समझ आ रहा है? कोरोना के टाइम में लोगों को क्यों निकाला गया नौकरियों से, बताओ क्या? क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। डिमांड नहीं थी तो बिजनेसमैनों ने कहा भाई तुम्हें रख के क्या करें हम, हमारा तो माल ही नहीं बिक रहा, तो जबरदस्ती लोगों को निकाला गया। हमारा एक्चुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ रहा है? एक्चुअल वाला इक्विलिब्रियम बताओ, ई पर आ रहा है या पी पे आ रहा है? ई पे। नहीं, एक्चुअल पी है ना। यस सर। चाहते तो ख्वाब तो हमारा ई का था, पर वो ख्वाब ही रह गया, हकीकत नहीं बन पाया। हकीकत में तो हम पी पॉइंट पे फंसे पड़े। एक्चुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज पी, नॉट ई। होता कब होता ई? अगर डिमांड भी क्या होती? 100 होती एक्चुअल भी। हाँ, ग्रीन कलर वाली डिमांड होती, ऊंची डिमांड होती तो इक्विलिब्रियम ई होता। पर अभी एक्चुअल पॉइंट इक्विलिब्रियम का पी है। साइड में लिख लो, इफ एडी वाज ग्रीन कलर देन, पेपर में तो ग्रीन कलर नहीं लिखेंगे तो पेपर में हम नाम दे देंगे AD1 AD2 ऐसे कर लेंगे। या वैसे अभी तो तुम्हारे पास भी कोई कलर तो नहीं होगा तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इफ डिमांड वाज AD तो इक्विलिब्रियम E, बट एक्चुअल डिमांड इज AD1 सो एक्चुअल इक्विलिब्रियम इज P। तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैं तो अभी कलर थोड़ा समझाने के लिए, इजी करने के लिए मैं कलर यूज कर लेता हूँ। वुड हैव बीन एट पॉइंट E, पर हकीकत हुआ नहीं ऐसा हमारा। चलो, और अभी खत्म नहीं हुआ इंग्लिश, इसमें थोड़ी और भी लिखनी पड़ेगी। ये बताओ हमारा बेस्ट आउटपुट लेवल इस डायग्राम में क्या है, जो हम चाहते हैं बेस्ट? एट एफ। वो एफ लेवल। पर एफ लेवल पे पहुंचने के लिए हमें अपनी डिमांड को या घटाना पड़ेगा? एफ लेवल तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, चेक करते हैं। ये देखो एफ एफ लेवल नहीं, डायग्रामेटिकल देखना है ना। ये 10 to 20 ये तो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, पेपर में कैसे करूंगा देखना, वो सब जरा व्हाइट बोर्ड पे ध्यान से देखना। एफ लेवल पर हमारी जो एक्चुअल हाइट ऑफ एडी है वो है, मान लो इसको नाम दे देता हूं मैं आर। तो एक्चुअल हाइट है RF, और मुझे हाइट चाहिए कितनी इसकी? ग्रीन वाले के हिसाब से एफ में देखो EF। EF। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, सब ध्यान से देखना, ये नापातोली वाला काम है, गड़बड़ नहीं करनी इसमें, कहीं कुछ और मेजरमेंट लिख दो। एफ हमारी मंजिल है, लाइफ का हमारा टारगेट। तो एफ पर एक्चुअल हाइट ऑफ एडी, एडी की हाइट तो यहाँ नापते हैं ना हम इस वाले एक्सिस पर ऐसे,
वाई एक्सिस। यस सर। तो एफ पॉइंट चाहने के लिए हाइट ऑफ एडी एक्चुअल है आर एफ, बट वी रिक्वायर ई एफ। इस बात को नोट करो। वी वांट डिमांड ऑफ आर एफ। आर एफ हाइट चाहिए, नहीं एक मिनट, ई एफ हमें चाहिए, तो ई एफ। बट एक्चुअल डिमांड की हाइट क्या है बताओ? एफ आर। एफ आर सही है। तो कितनी जंप इन डिमांड चाहिए हमें बताओ? जंप इन डिमांड बताओ कितनी चाहिए? आर ई। आर को हाईलाइट करो जैसे मैं करूँ, एरो से ऐसे हाईलाइट करो। और जिसको ये ज्यादा इंग्लिश में गड़बड़ लग रही हो तो सिंपल हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, एफ पॉइंट के लिए हाइट चाहिए ई एफ, सिंपल हिंदी में लिख लो। क्योंकि यहाँ गड़बड़ नहीं करनी पेपर में, इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन बड़े मार्क्स के होते हैं। हाइट चाहिए ई एफ, बट एक्चुअल हाइट ऑफ डिमांड एफ आर। सो अब डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। इजिकल टू आर ई, ये जंप लगानी पड़ेगी हमें, आर ई की जंप मंजिल पे अगर पहुंचे। इंग्लिश हिंदी दोनों सिंपल करती है। अब ये जो गैप इन डिमांड है आर ई, इसका अपना कोड वर्ड है, इसे बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप आर ई। ये डेफिशिएंट डिमांड को दिखा रहा है गैप आर ई। अब इसकी डेफिनेशन, डिफ्लेशनरी गैप, ये देखो, दो डिमांडों के बीच का गैप कितने से एक्चुअल डिमांड कम रह गई रिक्वायर्ड डिमांड से। रिक्वायर्ड का मतलब होता है मंजिल, जो ख्वाब था हमारा कि हम फुल पे पहुंचेंगे, वो वाली डिमांड होती है रिक्वायर्ड। और हम रह गए कम, एक्चुअल रह गई कम, तो उन दोनों डिमांडों के बीच का गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। अब देखो एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट, गैप के अंदर सप्लाई की बात नहीं हो रही। दोबारा सुन लो, गैप निकालने में सप्लाई का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो डिमांडों के बीच का गैप है। और जब हमने डेफिनेशन लिखी थी, ये देखो इसकी डेफिशिएंट डिमांड की, ये यहाँ डेफिनेशन ये देखो, तब मैंने बोला था एडी लेस देन ए एस,
एट फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, यानी जो हमारी एएस की कैपेसिटी है 100, उससे डिमांड कम है 30। तो डेफिनेशन लिखते वक्त एडीएएस का रेफरेंस देना है डेफिशिएंट डिमांड की, और गैप लिखते वक्त डिमांडों के बीच का गैप देना है, इसमें एएस की कोई जरूरत नहीं। पर मुझे पता है बहुत बच्चे ये गड़बड़ हर साल करते हैं, इसीलिए मैं खास अलर्ट कर, ये गड़बड़ मत करना, दोनों डेफिनेशनों को इंटरचेंज ना कर देना। और फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड मत भूल जाना, क्योंकि ये सारा टॉपिक विद रेफरेंस टू एफ पॉइंट समझाना, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट। अब बस लास्ट का पार्ट रह गया, तो काफी बड़ा क्वेश्चन होता था, 6 नंबर में आता था, अब 6 के नहीं है 5 के हैं, तो 5 में आ सकता है ये क्वेश्चन। समरी लास्ट में लिखनी होती है हमें, समरी इसके इफेक्ट्स फर्स्ट। ये वही समरी है जो मैंने हिंदी सबसे पहले स्टार्ट करी, वही इंग्लिश बना के लिखी। तो आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज लेस, डिमांड कम माल बना कम। अगला बताओ, याद है माल बना कम तो नौकरियां वो भी कम। और अगर नौकरियां कम माल कम तो नेशनल इनकम बताओ। कम। यानी सब कुछ बर्बादी हुआ है इसमें हमारे, पॉजिटिव कुछ नहीं इसमें हमें दिख रहा। प्रोडक्शन कम, नौकरियां कम, नेशनल इनकम कम, सब नेगेटिव ही हो रहा है। डेफिशिएंट डिमांड, क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका उल्टा कर, ज्यादा अमीर देश जो हो जाते हैं उनकी प्रॉब्लम, एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इंग्लिश पे नहीं जाएंगे, रफ वर्क से समझना इजी है, तो पहले रफ वर्क करते हैं। टेबल बनाओ फिर से वही, ये हो गया नीचे हमारा फुल पॉइंट। अब देखो, डिमांड 30 से अगर 40 हो जाए तो बताओ लेबर क्या कर देंगे हम, 4। तो डिमांड अगर 100 हो जाए तो लेबर क्या कर देंगे हम, 10। 10। तब तक तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगी। डिमांड बढ़ रही है, हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं, बंदे बढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। टेंशन होगी अब, मान लो पब्लिक ने डिमांड कर दी 120। अब देखो डिमांड तो 120 कर सकते हो, पर सप्लाई कितनी रहेगी, 100। हाँ तो नीचे लिखो पब्लिक डिमांड 120 बट सप्लाई अभी भी 100 रहेगी। कितनी बढ़ पाएगी वो बताओ, मैक्सिमम 100। क्योंकि वो तो मैक्सिमम है, बंदे नहीं हमारे पास, सप्लाई अभी भी 100 रहेगी। तो अब बताओ बिजनेसमैन क्या करेगा, मौके का फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा, जब उसको दिख रहा है माल कम है और पब्लिक ज्यादा मांग रही है। प्राइस इंक्रीज। प्राइस बिजनेसमैन फायदा उठाए, क्योंकि उनको जैसी खबर मिली
कि पब्लिक ने 120 की डिमांड कर दी है। बहुत ही रखा है। अब इसको हम डायग्राम से बोलेंगे। ये तो होगी सिंपल रफ वाली। देखो डायग्राम बनाओ, बड़े डायग्राम बनाने, छोटे छोटे नहीं बनाने। पहले तो हम अपना बेस्ट बना लेते हैं जो हम सोचते हैं। एस तो बना लो 45। फिर मान लो हमने अपना बनाया एडी, तो ये बेस्ट है। हमने कहा भाई ई पे टक्कर लगाएंगे, एफ माल बनाएंगे, बढ़िया 100, नौकरियां भी 10, कोई टेंशन नहीं। ये एडी है हमारा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हमेशा वो होता है जो एफ पर ले आए हैं। ये प्लान बना लिया हमने। अब बताओ पब्लिक ने क्या करा होगा। प्लान तो हमने 100 का बनाते हैं हमेशा, फुल का। पब्लिक ने डिमांड क्या कर दी होगी अपनी? इंक्रीज 120। हाँ, इससे ऊंची कर दी। तो अब जो तुम एक्चुअल बनाओगे ना हाइट, वो थोड़ी ऊपर की ओर बनाओ, पैरेलल ले जाओ ऊपर की ओर। इसको नाम दे दो AD1 एक्चुअल। अब हम सोच रहे थे ई पे टक्कर लगेगी, और यहाँ तो टक्करें कहीं और ही लग रही है। ये देखो ई पे लग रही है। और मांग कितना आउटपुट रहे हैं, ए मतलब 120। ये बताओ क्या एक्चुअल में 120 मांग तो लो, पर क्या बन पाएगा रियल आउटपुट 120? नो सर। बनेगा माल 100। तो कोई फायदा नहीं हुआ लोगों को। 120 डिमांड करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि माल तो तब भी 100 मिलेगा। और खाली 100 डिमांड करते तो भी 100 मिलता, पर तब प्राइस राइज ना होता। अब प्राइस राइज के साथ 100 माल मिलेगा। देखो लिखना कैसे। पहले तो हिंदी लिख लेते हैं, जैसे पहले लिखी थी हमने, इसकी भी हिंदी लिख लो। डिमांड 120 कर दी। इतनी ज्यादा कर दी। मैक्सिमम माल बन सकता है 100, और डिमांड है 120। तो प्रोड्यूसर्स मौके का फायदा उठा के प्राइस बढ़ा देंगे। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल है। ये सेफ्टी है। मतलब तुम चाहो तो ये समझ लो, चाहो तो इग्नोर कर दो, क्योंकि लिखनी तो नहीं है। जब तक कोई बहुत ही कोई हाई लेवल क्वेश्चन ना बना दे, तब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझाता तो हूँ हर साल, पर कभी जरूरत पड़ी नहीं बच्चों को। पर फिर भी कोई बुराई नहीं है अगर समझ सको। देखो क्या हुआ, मान लो लेबर, आउटपुट, प्राइस। एक लेबर 10
मैं 10 माल बनाती है, 1 रुपए का प्रोडक्ट है, तो 10 लोग 100 बनाएंगे, 1 रुपए का प्रोडक्ट है। अभी तक तो प्राइस एक ही था, पर जैसे ही बिजनेसमैन को खबर मिली कि डिमांड 120 हो गई है, तो उसको पता चल जाएगा कि पब्लिक की जेब में कितने रुपए पड़े हैं, इसका मतलब 120 है, यस सर। अभी तो वो डिमांड कर रहे हैं। तो वो ये सोचेगा कि माल तो इनको 100 ही दूं, पर निकलवा इनसे 120 लूं। तो बताओ क्या आइडिया लगाएगा वो दिमाग में? प्राइस कितना कर देगा, 1 पॉइंट, 2 और माल कितना ही पकड़ाएगा उनको भी। 100। और कितने रुपए निकलवा लिए उनसे, देखो 120 निकलवा लिए। इसका मतलब रियल आउटपुट जो है ना, रियल आउटपुट, अब देखो दो वर्ड्स होते हैं नेशनल इनकम में, तुमने पढ़े हैं। एक होता है रियल आउटपुट यानी कांस्टेंट प्राइस, और एक होता है नॉमिनल आउटपुट यानी मार्केट प्राइस। तो क्या होगा अगर मैं कांस्टेंट प्राइस रखूं, तो फिर तो रियल आउटपुट 100 वाला अभी भी 100 ही है, कांस्टेंट प्राइस 1 के हिसाब से देखें तो। यस सर। पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर मैं देखूं, वो करंट ईयर करंट प्राइस को देखता है। तो 100 का माल और करंट प्राइस कितना हो चुका है उसका, 1.2। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो गई, 120। 120। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है पब्लिक को कि 120 है, असल में तो प्राइस बढ़ रहा है। तो हम ऐसे देश के लोगों को बोलेंगे इकोनॉमिक्स नजर से कि देखो, तुम्हारी 120 डिमांड करने से क्या तुम्हें कोई फायदा हुआ, बताओ। रियल माल तो तुम्हें कितना ही मिल रहा है अभी भी, 1 का। 100। 1 रुपए वाला माल 100 यूनिट्स तुम्हें वही मिल रहा है। और जो तुम डिमांड 120 करोगे, तो 100 माल मिलेगा, रेट सिर्फ 1.2 हो जाएगा। और अगर डिमांड 100 कर दोगे, तो भी 100 माल मिलेगा, पर तब प्राइस क्या मिलेगा तुम्हें, अगर 100 100। तो 1 का मिलेगा। ये बात है एक्स्ट्रा, जो लिखना चाहो करना चाहो तो कर लो, नहीं तो लिखना पेपर में कोई कंपलसरी नहीं। जब तक इसकी डिटेल्स का कोई क्वेश्चन ना आए कि रियल पे फैक्ट बताओ, नॉमिनल पे फैक्ट बताओ। एनसीईआरटी में ये रियल नॉमिनल वाली लाइन लिख रखी है, इसलिए हमें थोड़ा डर लगता है कि बच्चों को करा तो देते हैं एक बार। पर पुराने बोर्ड की बात करें या बोर्ड की मार्किंग स्कीम में जब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये कोई वर्ड्स ऐसे नहीं लिखे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो एक्स्ट्रा लिखना चाहो एक्स्ट्रा में लिख सकते, रियल नॉमिनल। तो जो ये 120 वैल्यू आई है, ये नॉमिनल 120 आई है, रियल 100 ही है माल, सिर्फ प्राइस बढ़ा के बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक। चलो ये बात तो थी एक्स्ट्रा, जिसने लिखी हो ठीक है, नहीं लिखी हो तो भी कोई दिक्कत, चाहे सुन ली तो भी बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डायग्राम को समझ। चलो इस डायग्राम को देख के बता दो, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहते कौन सा थे इस डायग्राम में? चाहते तो हम ई थे और आउटपुट चाहते थे एफ। पर एक्चुअल इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ बताओ, एक्चुअल पी पे। ई पर, और आउटपुट मांग रहे हैं लोग ए, वो गड़बड़। लिखना कैसे है, अब लिखो। मांग रहे हैं ओ ए, मिलेगा रियल सेंस में सिर्फ ओ है, क्योंकि एफ फुल है, और माल नहीं मिलेगा एफ, रियल माल नहीं मिलेगा। नॉमिनल मैं बढ़ाता जाऊंगा, देखो नॉमिनल वैल्यू तो हम इनकी बढ़ा सकते हैं,
मान लो पब्लिक डिमांड कर रही है 150 पेंस, तो बिजनेसमैन क्या कहेंगे पब्लिक को, बताओ कि 150 की तुम्हारी डिमांड है, चलो हम तुम्हें 150 का माल देंगे और रेट कितना कर देंगे 100 पेनों का ही, वही 100 पीस 1.5। 1.5। वो कहेंगे लोग बना लो खुशी, 150 का माल ले लो। तो ये तो पब्लिक बेवकूफी बनेगी। पब्लिक कल को कह दे हम 200 की डिमांड कर रहे हैं, बिजनेसमैन और खुश होंगे, ठीक है 200 का माल देते हैं तुम्हें, 2 रुपए का पेन हो गया, पेन पकड़ाएंगे उनको 100 ही। तो ये पब्लिक के साथ गड़बड़ होगी। रियल आउटपुट नहीं बढ़ेगा, हिंदी लिख सकते हो, रियल नहीं बढ़ेगा, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट बढ़ती रहेगी और पब्लिक बेवकूफ बनती रहेगी। ऐसे रियल आउटपुट ओए से ज्यादा नहीं मिलेगा उन लोगों को। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस, बस यही गड़बड़ होगी वहां पर। अब हाइट वाला कंसेप्ट फिर से पढ़ते हैं। देखो, हर देश चाहता है एफ पॉइंट पे आए, एफ। तो ये बताओ वो हाइट चाहते कितनी है एफ पॉइंट पे। ये देखो, मान लो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं आर, और यहां से एक मिनट रुको, ठीक कर देना। ये टक्कर को तो हम नाम पहले ई दे चुके थे ना, अब इस ऊपर वाले को नाम दे देता हूं मैं आर दे देता हूं। तो सिंपल हिंदी में एफ पे पहुंचने के लिए कितनी हाइट ऑफ एडी चाहिए बताओ, एफ पर, यहाँ एडी को नापते हैं ना इसे। आर। नहीं, आर तो नहीं चाहिए ना, आर तो एक्चुअल हाइट है। एफ के लिए रिक्वायर्ड हाइट तो ग्रीन कलर वाली है ना, ई एफ। यस। और एफ पॉइंट पर एक्चुअल हाइट कितनी हो चुकी है ब्लू कलर वाली को देखो तो, आर। आर एफ। इस बात को लिखो, एफ पॉइंट पर पहुंचने के लिए सिंपल हिंदी लिखो, हाइट ऑफ एडी रिक्वायर्ड, डायग्राम देखते रहना सब साथ साथ। रिक्वायर्ड एडी की हाइट है ई एफ, एंड एक्चुअल हाइट ऑफ एडी कितनी है इस वक्त, देखो एक्चुअल हाइट ऑफ एडी, एफ पॉइंट पर एक्चुअल हाइट है ब्लू कलर वाली आर एफ। इनके देश वाले क्या चाहेंगे, एडी को और बढ़ा दें या एडी को घटा दें हम, कम बता। कर दे। हाँ, तो ये गैप बनाओ, ये घटाने वाला गैप है इनका, ये चाहते हैं एडी कम हो, आर ई। आर ई से घटाना है। जरा दोबारा देखते हैं ये रफ टेबल जो मैंने नीचे बनाया है। अगर 120 डिमांड आएगी तो भी माल कितना मिलेगा उनको बताओ, 100। 100, और प्राइस पर लगेगा 1.2। अगर 110 डिमांड आएगी तो भी माल क्या मिलेगा उनको, 100। हाँ, पर प्राइस क्या हो जाएगा तब, 1। 1.1 हो जाएगा ना। 100 डिमांड आएगी तो भी माल क्या मिलेगा उनको, 100 का। तब प्राइस 1 ही हो जाएगा, तो प्राइस नॉर्मल पे आ जाएगा। तो हम इनको कहेंगे कि डिमांड अपनी घटा के 100 पे ले आओ, ताकि प्राइस जो नॉर्मल 1 था वो 1 पे वापस आ जाए, एक्सेस एक्स्ट्रा हाई प्राइस ना पे करो। चलो आगे लिखते हैं। इनके गैप का नाम होता है इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि देश में इन्फ्लेशन आ गया इस वजह से।
जो पहले डेफिनेशन लिखी थी पर मोर का लेस कर दिया। पहले था एक्चुअल एडी लेस और अब है एक्चुअल एडी मोर या ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एडी। और फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड जरूरी फॉर अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर वही बात बोलूंगा, दोनों एडीओ के बीच का, डिमांडों के बीच का गैप पूरा है, सप्लाई का कोई रोल नहीं है। और एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन जो है वो अभी हमने नहीं लिखी, वो मैं अब यहाँ लिख देता हूँ। तो रेडी पीछे लिखना, यहाँ लिख एक्सेस डिमांड। यहाँ पे एएस और एडी की बात करूँ, एडी मोर देन एएस। सिंपल हिंदी में बोलूं, एडी आ रही है 130 की, 130 या 120 जो हमने लिखा, 120 लिखा था, 120 लिख लेते। मोर देन एएस मतलब जो हमारी मैक्सिमम सप्लाई है फुल पॉइंट पे वो है 100। यानी डेफिशिएंट की उल्टी सिचुएशन बन रही है एक्सेस। ये लोग अब एक्सेस में चाहते हैं यार काश डिमांड थोड़ी घट जाए, क्योंकि हम बेवजह एक्स्ट्रा प्राइस दे रहे हैं। माल तो हमें 100 ही मिलना, प्राइस बढ़ता जा रहा है बस फालतू की डिमांड के चक्कर में। अब लिखते हैं इफेक्ट्स, समरी जैसे पहले दी थी इफेक्ट्स। और यहां पर ना कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। ये बताओ, डिमांड ज्यादा हो रही है तो ये माल फुल लेवल पे बना रहे हैं अपनी तरफ से या कम लेवल पे बना रहे हैं? फुल लेवल पे। अपनी तरफ से तो मैक्सिमम ही बना रहे हैं, तो अच्छी बात है ये तो। एम्प्लॉयमेंट भी कौन से लेवल पे हो रही है? फुल। ये फुल है। और कमाई भी क्या हो रही होगी देश में बताते? ज्यादा। तो नेशनल इनकम आल्सो एट फुल लेवल। सिर्फ एक पॉइंट नेगेटिव है कि इस देश में प्राइस जो है, 1 रुपए वाला माल अभी ने कितने में पड़ रहा है? 120 डिमांड करने की वजह से 1.2 में पड़ रहा है। यानी प्राइस थोड़े से यहाँ पे महंगे हैं। और अगर हम ध्यान से सोचें, दोनों देशों को आमने सामने रखें, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड, तो हमें लगेगा एक्सेस फिर भी अच्छा है। देखो प्रैक्टिकल होकर सोचो, एक देश में सबके पास नौकरी, सबके पास पैसा है, 1 रुपए वाली चीज 1.2 में भी मिल रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। जब जेब में पैसा पड़ा है तो 1-2 रुपए थोड़ी सी महंगी भी हो जाए चीज, कोई टेंशन नहीं। अब रिवर्स करके देखो डेफिशिएंट डिमांड, आधे लोगों के पास नौकरियां ही नहीं है। अब चाहे सामान 1 रुपए का ही क्यों ना हो यहाँ पे, पर जिसके पास नौकरी ही नहीं है उसको तो 1 रुपए भी क्या लगेगा बताओ? महंगा लगेगा या नहीं लगेगा? जो खाली बैठा है बंदा लगेगा। महंगा। तो हम बोलेंगे
माना एक्सेस डेफिशिएंट दोनों में प्रॉब्लम्स हैं, पर डेफिशिएंट में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और एक्सेस के अंदर वन प्रॉब्लम बट 3 पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ये देखो 1 2 3 पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो ये तो एक चुनना हो तो हम एक्सेस चुनेंगे, वो बात अलग है कि एक प्रॉब्लम एक्सेस में भी है, पर डेफिशिएंट के मुकाबले एक्सेस में प्रॉब्लम कम है और फायदे ज्यादा है। ये एक सेपरेट क्वेश्चन आता है और इसके बाद बोले। चलो एक्सेस तो खत्म हो गया, और इसके बाद वाला भी मैंने एक तुम्हें क्वेश्चन बता दिया, नोट स्टाइल में लिखवा देता हूँ। एक्सेस कम बुरा है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, लेसर इविल। इविल का मतलब होता है बुरा, लेसर मतलब कम, एस। तो ऐसे में क्या करोगे तुम, डेफिशिएंट डिमांड के तीनों नेगेटिव इफेक्ट्स लिखोगे, सारे ही नेगेटिव इफेक्ट्स। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, अभी हमने लिखे हैं पिछले पेज पे। फिर एक्सेस डिमांड के लिखोगे, क्या है बताओ पहले 3 पॉइंट्स तो। पॉजिटिव, पॉजिटिव हम प्रोडक्शन आउट, हाँ आउटपुट ज्यादा, नौकरियां ज्यादा, कमा एंड ज्यादा। नेशनल इनकम। सिर्फ 4th पॉइंट नेगेटिव, प्राइस राइज। तो और उसके बाद फिर क्या कंक्लूजन दे दोगे, कौन अच्छा, एक्सेस कंपैरिजन, एक्सेस लेस इक्वल। हो गया प्रूफ। तो चलो अब फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करना है, फिर अगली बार ही करता हूँ मैं, अभी तो टाइम हो रहा है आगे सबकी क्लासों का। किसी ने कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते।